ये कहानी उत्तर प्रदेश के इटावा जिले की है, जहां दो दोस्त हमेशा साथ रहते थे। ये कहानी उनमें से एक दोस्त अभिषेक की है, जो कि अपनी फैमिली के साथ गांव छोड़कर चला गया था और अब वो कई सालों बाद फिर से गांव घूमने जा रहा था। अभिषेक को गांव जाने से ज्यादा खुशी इस बात की थी कि सबसे पहले वो अपने दोस्त से मिलेगा, क्योंकि जिसके साथ उसका पूरा बचपन बीता है वो अक्सर उस दोस्त को बहुत याद करता था। पर अब आखिरकार काफी समय बाद ही सही, पर वो अब उसे मिलने वाला था। यही सोचकर वो बार बार खुश हो जा रहा था, पर उसकी ये खुशी चंद मिनटों में नाराजगी में बदल गई। अभिषेक जब गांव पहुंचा तो वो जल्दी से घर पहुंचकर सीधा बाहर चला गया, पर बाहर उसे अपने सभी पुराने साथी दिखाई दिए, पर वो नहीं दिखा जिसे उसके आंखें ढूंढ रही थी। उसे इस बात का दुख था। सबसे पूछने पर सबने बताया कि वो कुछ समय पहले ही दिल्ली चला गया। ये बात सुनकर अभिषेक नाराज हो गया, पर गांव में उसके और भी दोस्त थे तो वो उनके साथ खेलने लगा, पर वो मन ही मन उसे याद करता था। वो दिन ऐसे ही बीत गए। फिर एक दिन ऐसे ही खेलते खेलते अभिषेक की लड़ाई एक लड़के से हो गई और उनमें से ही एक लड़का अभिषेक को मारने आ गया। वो अकेला था, इसीलिए भागने लगा। भागते भागते वो एक पुराने घर में चला गया जो काफी समय से बंद था। वो घर अब एक खंडर बन चुका था, जहां धूल के अलावा और कुछ भी नहीं था। उसे वहां डर तो लग रहा था, पर उसके पीछे वो लड़के अब भी पड़े थे। अभिषेक जाकर अंदर छुप गया। ठीक उसके पीछे उनमें से एक लड़का भी अंदर आ गया। उस लड़के ने अभिषेक को देख लिया और उसे मारने लगा, पर अचानक तभी कुछ ऐसा हुआ कि उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। वहां पर एक साथ कई लोगों की आवाजें आने लगी। वो उनसे बार बार एक ही चीज कह रहे थे, भाग जाओ, भाग जाओ, यहाँ से भाग जाओ, यहाँ से भाग जाओ, भाग जाओ, भाग जाओ, यहाँ से भाग जाओ, भाग जाओ, भाग जाओ, भाग जाओ, यहाँ से भाग जाओ, भाग जाओ। अभिषेक को जो लड़का मारने आया था वो एक ही जगह पर सुन रह गया। अब ना जाने उसने क्या देख लिया था। वो बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा था कि तभी अचानक अभिषेक को लगा कि ठीक उसके पीछे कोई खड़ा है। वो पहले ही बहुत डर गया था। उसके बाद जो हुआ वो डर के मारे कांपने लगा। उसके मुंह से निकलने वाली चीख अब रुक चुकी थी। अभिषेक ने देखा कि उसके पीछे एक औरत खड़ी हुई थी, जो कि बहुत ही बदसूरत थी। उस औरत के 3 सर थे और वो हवा में तैर रहे थे। उस औरत ने सर से बना एक बड़ा सा माला पहनी हुई थी, जो काफी भयावह थी। ये देख अभिषेक ने उस लड़के को हिलाने लगा और फिर वो दोनों वहां से भागने लगे। और भागते भागते अभी भी वो उसके चीख सुन पा रहे थे। वो दोनों भागकर एक पेड़ के नीचे चले गए, जहां एक छोटा सा मंदिर था। वो दोनों उसके पास बैठ गए और भगवान का नाम लेकर मन ही मन दोहराने लगे। थोड़ी देर के बाद सारी आवाजें बंद हो गई। इसके बाद वो घर आ गए, पर अभी भी वो डर उन दोनों के चेहरे पर साफ दिख रहा था। उन्होंने घर पर ये बात सबको बताई। उनकी ये बात सुन घर वालों ने भी सब हैरान थे, क्योंकि अभिषेक पूरी रात डरा हुआ था, जिसके वजह से वो सो भी नहीं पा रहा था। दूसरे ही दिन अभिषेक को तेज बुखार आ गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इसके साथ क्या हुआ है। उसके घर वालों ने
पास ही के गांव के एक मंदिर के पुजारी को बुलाए। वो अभिषेक को देख के ही समझ गया था। उन्होंने मंदिर की लाख अभिषेक के माथे पर लगाई। इसके बाद अभिषेक का बुखार पहले से कम हो गया। इसके बाद पंडित जी ने उसे बताया कि तुम्हारा दोस्त दिल्ली नहीं गया, वो एक बार गलती से उसी घर में चला गया था जहां से तुम अभी लौटकर आ रहे हो, पर वो नहीं आया। उस घर में एक 3 सर वाली चुड़ैल रहती है जो कि किसी को भी उस घर के अंदर आने नहीं देती, और गलती से भी जो भी उस घर में चला जाता था तो वो चुड़ैल उसके सर काट कर अपने गले में मालाएं लगाकर पहनती थी। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम बच गए। ये बात सुनकर अभिषेक शॉक हो गया और अचानक उसके आंखों में आंसू आ गए। इसके कुछ दिनों के बाद वो वापस चला गया। अभिषेक के मन से वो घटना निकल नहीं पा रही थी, पर उससे भी ज्यादा वो अपने दोस्त को याद कर रहा था। दोस्तों, दुनिया में कई तरह के लोग होते हैं, जिसमें से कुछ वास्तविक होते हैं तो कुछ काल्पनिक। लेकिन कुछ प्रजातियां ऐसी भी हैं जिन्हें ना तो वास्तविक कहा जा सकता है और ना ही काल्पनिक। ऐसा इसलिए क्योंकि ना तो ऐसे लोगों के होने का पुख्ता सबूत मिलता है और ना ही इन लोगों के सच्चाई को पूरी तरह से झुठलाया जा सकता है। ये लोग इतने मिस्टीरियस होते हैं कि इनके बारे में संपूर्ण ज्ञान किसी के पास नहीं होता। ऐसी ही एक प्रजाति का नाम है वैम्पायर्स। वैम्पायर्स ये लोग ना तो पूर्ण रूप से इंसान होते हैं और ना ही पूरे जानवर, और ये लोग ना तो पूर्ण रूप से जीवित होते हैं और ना ही मरे हुए। इतिहास में पाए जाने वाले दस्तावेजों के अनुसार वैम्पायर्स वो प्रजातियां होती हैं जो यूं तो मृत लोग होते हैं, लेकिन किसी खास दिन वो जाग उठते हैं और अपने अपने कब्रों से बाहर निकल आते हैं। जागने के बाद ये लोग अपने भूख को शांत करने के लिए इंसानों या फिर किसी जानवरों का खून पीना पसंद करते हैं और फिर सूर्य उदय होने से पहले वापस अपने कब्र में लौट जाते हैं। इतिहास में ऐसी कई घटनाओं का जिक्र है जो कि वैम्पायर्स के होने की तरफ इशारा करती है, लेकिन विज्ञान की अगर माने तो वैम्पायर्स का कोई अस्तित्व ही नहीं है, क्योंकि विज्ञान के मुताबिक किसी मरे हुए इंसान का फिर से जिंदा होना संभव ही नहीं है। क्या वाकई वैम्पायर्स एक धारणा है या फिर कोई अज्ञात सच? तो आइए मैं आज आपको सुनाऊंगा इसी से जुड़ी हुई एक खौफनाक कहानी, जिसे सुनकर आपकी रूह तक कांप जाएंगी। सन 1700 के समय में वैम्पायर्स और उनसे जुड़ी घटनाएं बेहद प्रचलित थीं। सन 1700 से 1730 के समय को ड्रैकुला का समय माना जाता है। उन दिनों यूरोप और इंग्लैंड जैसी जगहों पर लोग वैम्पायर्स का नाम लेने से भी डरते थे। सन 1725 में किसी लीगो सर्वियस नाम की जगह पर एक किसान था जिसका नाम पीटर था। वो खेती करके अपना घर चलाता था, लेकिन एक दिन अचानक उसकी मौत हो गई। पीटर के मरने के बाद उसका अंतिम संस्कार किया गया और रीति रिवाजों के अनुसार उसे कॉफिन में बंद करके जमीन में गाड़ दिया गया। पीटर के मौत के कुछ ही दिनों बाद ही एक दिन अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसे देखने के बाद
लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। अपनी मौत के 3 दिन बाद पीटर एक दिन रात को अपने कब्र से उठा और अंधेरे रास्तों में से अपने घर की तरफ चलने लगा। घर पहुंचने के बाद पीटर खिड़की की तरफ से झांककर अपने 10 साल के बेटे को पुकारा और उससे कुछ खाने के लिए मांगा। पीटर का बेटा बहुत ही छोटा था, जिसकी वजह से वो कुछ समझ नहीं पाया और अपने पिता को उसने खाना दे दिया और पीटर वो खाना लेकर वहां से चला गया। लेकिन अगले ही दिन पीटर फिर से एक बार अपने घर अपने बेटे के पास खाना मांगने आया और फिर अपने बेटे से खाना लेकर चला गया। ऐसे ही हर दिन चलता रहा। पीटर हर रोज रात को अपने बेटे के पास आता था और उससे खाना लेकर चला जाता था। इस बात को पीटर के बेटे के अलावा और कोई नहीं जानता था। लेकिन एक दिन रात को हर दिन की तरह पीटर फिर से अपने बेटे के पास खाना लेने के लिए आया। लेकिन उस दिन उसके बेटे ने घर में खाना ना होने की वजह से उसे खाना देने से मना कर दिया। और अगली सुबह पीटर का बेटा मृत अवस्था में पाया गया। उसके डेड बॉडी को देखकर ऐसा लग रहा था कि उस बच्चे के शरीर में खून की एक बूंद तक नहीं है, क्योंकि उस बच्चे का शरीर पूरी तरह से सफेद पड़ चुका था और उसकी आंखें खुली हुई थी, जिन्हें देखकर लग रहा था मानो उस बच्चे ने मरते समय कोई बेहद खौफनाक मंजर देख लिया हो। उस बच्चे के डेड बॉडी में जो बात सबसे अजीब थी वो ये थी कि बच्चे की गर्दन का दाहिना और पिछला भाग बुरी तरह से घायल था। उसके घाव को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो किसी ने उस बच्चे की गर्दन को नोच खाया हो। इस मौत के बाद लगातार 9 दिनों तक बिल्कुल इसी तरह की मौतों का सिलसिला चलता रहा और उस गांव के लोगों के बीच खौफ इस कदर बढ़ गया कि गांव वालों ने वैम्पायर्स हंटर की सहायता लेने का फैसला लिया। इन वैम्पायर्स हंटर ने जब सभी 10 मौतों और 10 लोगों की बॉडी की जांच की तो पाया कि सभी मौतों के पीछे किसी पिशाच यानी वैम्पायर का ही हाथ है। उन्होंने जब पीटर की कब्र को खोलकर देखा तो वहां मौजूद सभी लोग हैरत में पड़ गए। पीटर की डेड बॉडी अभी भी बिल्कुल ताजा थी और उसके कपड़े अभी भी खून से भीगे हुए थे और पीटर की छाती में एक छड़ी गड़ी हुई थी और पीटर के मुंह में किसी पंछी के पंख मिले। पीटर की लाश को उसकी कब्र से निकालकर आग में जला दिया गया और उसके लाश को पास ही के एक चर्च के सामने दफना दिया गया ताकि पीटर का पिशाच फिर से न जाग जाए। इसके बाद पीटर को दोबारा कभी नहीं देखा गया। लेकिन पीटर की छाती में वो छड़ी और उसके मुंह में उन पंछियों का पंख कहां से आया, इस राज को आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। क्या पीटर की लाश को किसी प्रकार के तंत्र विद्या से उसे वैम्पायर बनाया गया? इस सवाल का जवाब पीटर की लाश के साथ हमेशा के लिए जमीन में दफन हो गया। ये कहानी उत्तराखंड के एक ऐसे इलाके की है जहां पर लोग भूत प्रेत और पिशाच के ऊपर बहुत ही ज्यादा यकीन करते थे। उन इलाके में रहने वाले लोगों का कहना है कि उनके गांव में एक ऐसा दानव रहता है जो खून का प्यासा है। वो हर उस इंसान का शिकार करता है जो रात में जंगल में अकेला हो और वो उसके शिकार किए लोगों के पूरे शरीर से खून निकालकर शरीर को यूं ही छोड़ देता है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि वो शरीर की किसी भी अंग को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, केवल सिर के बीचों बीच एक छोटा सा छेद कर देता।
एक बार की बात है, दो कपल जो अपनी हॉलिडे एंजॉय करने के लिए एक रिजॉर्ट फार्म हाउस ढूंढ रहे थे। उन्हें बुकिंग फुल होने के कारण कहीं भी फार्म हाउस नहीं मिल रहा था, लेकिन ढूंढने की कोशिश जारी थी। उन्हें आखिर में एक फार्म हाउस मिला जो कि शहर से एकदम हटके बना था। वहां कोई शोर शराबा नहीं था और हरियाली चारों तरफ बिखरी हुई थी। उन सबको वो बेहद पसंद आया। यकीन मानो तो वो जगह किसी भूतिया फिल्म के सेट से कम डरावनी नहीं थी। लेकिन जो फार्म हाउस था वो किसी महल से कम भी नहीं था। वो देखने में बहुत ही सुंदर था। अच्छा फ्लोर, साफ सुथरा, अच्छा डिजाइन और भी बहुत कुछ। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वो फार्म हाउस बाकी फार्म हाउस से एकदम कम दाम पर मिल रहा था। उन सबको उस वक्त ये लगा कि इसका रेंट दूसरे फार्म हाउस के मुकाबले दोगुना ज्यादा होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। उनमें से किसी ने यह तक नहीं सोचा कि इसके पीछे क्या कारण हो सकता है। उन्हें तो बस अपना फायदा दिख रहा था। हाँ, एक बात उनके मन में जरूर आई कि शायद हो सकता है कि ये सबसे अलग है और यहाँ ज्यादातर लोग रहना पसंद भी नहीं करते, और अगर करते भी हो तो ज्यादा दिन तक ये चल नहीं पाता होगा। शायद इसीलिए इसका रेंट कम है। खैर, उनका ये सोचना भी ठीक था। लेकिन मकान मालिक ने जैसे ही उन्हें फार्म हाउस दिखाया, वैसे मकान के मालिक ने सबको चेतावनी दी कि कोई भी पीछे का दरवाजा नहीं खोलेगा। जब सबने पूछा तो वो सच्चाई नहीं बताई, बल्कि ये कहा कि पीछे से जानवर आ जाते हैं। साथ ही उसने ये भी कहा कि कोई भी देर रात बाहर मत टहलना, और अकेले तो बिल्कुल भी नहीं। उसकी पूरी बात सुनकर रोहन ने कहा कि ठीक है अंकल, आप जाओ, हम देख लेंगे। वो आदमी हल्की मुस्कुराहट के साथ हंसा और वहां से चलने लगा। उस आदमी के चले जाने के बाद रोहन ने एक बार फिर से सबसे कहा कि गाइस, तुम्हें नहीं लगता कि ये जगह थोड़ी अजीब है? उसके ये बात पर विशाल ने कहा, क्या अजीब है? सब कुछ ठीक तो है, और वैसे भी इतना अच्छा फार्म हाउस हमें मिला है। हाँ, ये शहर से थोड़ा अलग है, इसीलिए तुम्हें अजीब लग रहा होगा। उनकी ये बातें चल ही रही थी, लेकिन सब थके होने की वजह से थोड़ी देर बात कर उस रात अपने अपने कमरे में सोने चले गए। और अगले ही दिन उन सबके साथ खौफनाक किस्से शुरू हो गए। अगली सुबह विशाल और निधि अपने चाचा के घर जाने वाले थे, क्योंकि उनका घर भी उसी शहर में ही था। जब विशाल और निधि उनसे मिलने लगे और उन्होंने अपने फार्म हाउस के बारे में बताए, तो उनके बताते ही अंकल और आंटी ने जो कहा वो सुनकर उनके होश ही उड़ गए। विशाल के अंकल ने बताया कि उस घर के पीछे कोई पिशाच रहता है जो वहां पर रहने वाले लोगों को मार देता है। यही नहीं, अब तक जितने भी लोग वहां गए थे उन सबकी मौत हुई है। वो पिशाच खून का प्यासा है। अगर गलती से भी उस घर में किसी का भी खून निकल पड़े और उसका खून जमीन पर गिर पड़ा, तो पिशाच उसे सूंघते हुए उस आदमी के पास आ जाता है और उसे मारकर उसके पूरे शरीर का खून निकल लेता है। इतना सुनने के बाद विशाल और निधि ने तुरंत अपने दोस्तों को कॉल लगाया, पर उनका कॉल आउट ऑफ रेंज आ रहा था, क्योंकि वो घर शहर से अलग था और वहाँ नेटवर्क भी ठीक से नहीं आता था। अंकल और आंटी की बात सुनकर विशाल और निधि को किसी भी तरह उनकी जान बचानी थी। जब तक वो अपनी अंकल और आंटी के घर से निकलते, तब तक शाम हो चली थी। उन्हें वहां पहुंचते पहुंचते रात हो चुकी थी। वहां पहुंचने के बाद वो घर बंद था। अब वो घर के अंदर भी
नहीं जा सकते थे। उन्होंने सबको आवाज लगाई, पर घर बड़ा होने की वजह से कोई भी उनका बात सुन नहीं पा रहा था। इतना कुछ करने के बाद जब कुछ भी हासिल नहीं हुआ तो विशाल अचानक पीछे के रास्ते से गया, जहां से जंगल शुरू होता था, जहां गुर्राने की आवाज आती थी। उसने सोचा कि शायद पीछे के रास्ते से वो अंदर जा सके, लेकिन तभी विशाल को जमीन के अंदर से वो बड़े से नाखून वाला जानवर एक दहाड़ के साथ गींचने लगा। ये सब देखकर विशाल एकदम चीखने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। विशाल के आवाज सुन निधि वहां आ गई, पर जब तक वो वहां पहुंचती तो उसने देखा कि विशाल के पूरे शरीर में खून की एक बूंद भी नहीं थी। ये सब देखकर निधि को माली की कही वो सब बातें याद आने लगी। जब तक निधि ये सोच रही थी कि अचानक उसे वो आवाज सुनाई देने लगी जो उसे पिछली रात आ रही थी। निधि तुरंत वहां से भागी, पर उस पिशाच ने निधि को एक झटके में नीचे खींच लिया। अगली सुबह रोहन और पूर्वी को एक अजीब सी बदबू आ रही थी। जब उन दोनों ने मिलकर उस बदबू के पीछे पीछे गए तो उन्हें विशाल और निधि की लाश मिली। उसे देखकर वो समझ गए थे और उन दोनों ने वहां से तुरंत भागना चाहते थे, लेकिन उनके भागने से पहले रोहन जोर से चिल्लाया और रोहन का हाल भी वैसे हुआ जो निधि और विशाल के साथ हुआ था। जब उसके चिल्लाने की आवाज से पूर्वी ने पीछे देखा, अचानक तभी वो विशाल सा जानवर एक झटके में उन दोनों के सामने आ गया। उस जानवर को देखकर दोनों के होश उड़ गए और वो दोनों डरते हुए घर के अंदर भागने लगे। लेकिन रोहन ने किसी तरह किचन से आग लगाकर उस जानवर के सामने आ गया। आग की वजह से वो पिशाच डर रहा था, साथ ही माहौल ऐसा बन चुका था कि करे तो क्या करे। और रोहन ने उस आग को उस पिशाच की तरफ फेंक दिया। आग फेंकते ही पिशाच वहां से भागकर कहीं गायब हो गया। बस वही पल था, उन्हें वहां से जल्दी निकलना था। उन दोनों ने किसी तरह आग का सहारा लेकर अपनी अपनी जान बचाई। वो दोनों वहां से तुरंत निकल गए। वहां से निकलने के बाद भी उन दोनों के अंदर इतना डर बैठ चुका था कि वो घर पहुंचने के बाद भी किसी को कुछ बता नहीं पाए। उन दिनों बड़ी बातचीत हुई, घर पर पुलिस भी आई। छानबीन के बाद कुछ पता नहीं चल पाया, बस पता था तो इतना कि उस दानव ने उनका पूरा खून चूसकर लाश वैसे का वैसे ही छोड़ दी थी। लेकिन उस सब के बाद वो लाश कहाँ गई किसी को कुछ भी नहीं पता था। बस पता था तो इतना कि कभी कभी क्यों हम कुछ समय के मजे के लिए हमेशा सुकून को तबाह कर देते हैं। दोस्तों, मेरा नाम रवि है। मैं आसाम का रहने वाला हूँ। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी मेरे ताऊजी के साथ घटी एक सच्ची घटना है। ये बात आज से 40 साल पहले की है, जब मेरे ताऊजी की शादी भी नहीं हुई थी। मेरे ताऊजी का अपना एक मिल का कारखाना था, जहाँ पर अक्सर गांव के लोग धान की खेती के बाद उसे वहां लाकर कारखाने में उसका चावल बनाते थे। इसी तरह एक दिन वहां पर काफ़ी ज़्यादा काम आ गया था, जिसके कारण मेरे ताऊजी को उस मिल पर रात के 11:30 बज गए। ठीक उन दिनों समय गांव में इसे बहुत ज़्यादा रात मानी जाती थी। इसी वजह से इस समय पर गांव में एक भी आदमी नहीं दिखता था। ताऊजी का मिल उनके घर से करीब 8 किलोमीटर दूर पर था। हालांकि
उस समय उनके पास बाइक भी नहीं हुआ करती थी। वो पैदल ही घर आया जाया करते थे। ठीक उस दिन वो पैदल ही आ रहे थे तो अचानक रास्ते में बारिश भी शुरू हो गई। वैसे ताऊजी की मिल और घर के बीच एक हॉस्पिटल भी पड़ता था, जो कि एक वक्त में ब्रिटिश का हुआ करता था। बारिश ज़्यादा तेज के कारण जब वो उस हॉस्पिटल के पास पहुंचे तो वो हॉस्पिटल के बरामदे पे खड़े होकर बारिश रुकने का इंतजार करने लगे। उस समय मोबाइल फ़ोन नहीं हुआ करता था और समय भी लगभग 12 से 12:30 के बीच था। इसीलिए वो किसी को अपने मदद के लिए नहीं बुला सकते थे। मेरे ताऊजी उस समय वहीं खड़े रहे कि थोड़ी देर के बाद हॉस्पिटल की लाइट चली गई और चारों ओर अंधेरा छा गया। उन्हें अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रही थी। सिर्फ बिजली के कड़कने से उन्हें उस जगह को अंदाजा लगा पा रहे थे। कुछ समय के बाद उन्हें हॉस्पिटल के अंदर से एक छोटी सी रोशनी दिखाई दी। उस रोशनी के सहारे उन्हें एक नर्स हॉस्पिटल के एक कोने से दूसरे कोने तक जाते दिखाई दी। ये देखकर ताऊजी ने उन्हें तुरंत आवाज लगाई, लेकिन हॉस्पिटल के अंदर से कोई जवाब नहीं आया। ताऊजी को लगा कि शायद उन्होंने मेरी आवाज़ नहीं सुनी होगी, इसीलिए वो उनके पीछे दौड़ते हुए हॉस्पिटल के अंदर चले गए। कुछ ही दूर जाने के बाद उन्होंने देखा कि वहाँ पर कोई भी नहीं था। नर्स की ड्रेस में जो महिला थी वो अचानक कहीं गायब हो गई थी। ताऊजी कुछ इस बारे में सोच ही रहे थे कि उन्हें उनके पीछे से एक नर्स की हंसने की आवाज़ सुनाई दी। जब वो पीछे मुड़े तो वहाँ हॉस्पिटल के एक कोने पर एक नर्स चुपचाप खड़ी हुई थी, जैसे कि वहाँ पर कोई स्टैचू है। धीमी रोशनी में ताऊजी को ठीक से दिखाई नहीं दिया, पर वो ये जान पा रहे थे कि वहाँ पर कोई है। ताऊजी ने आवाज़ लगाई, पर वहाँ से कोई जवाब नहीं आ रही थी। ताऊजी सोच में पड़ गए कि आखिर ये हो क्या रहा है। तभी वो धीरे धीरे उस नर्स के तरफ जाने लगे। जब बिजली के कड़कने से उस नर्स के ऊपर थोड़ी रोशनी पड़ी, तब ताऊजी ने जो देखा उनके होश ही उड़ गए। उस औरत का चेहरा पूरी तरह से सड़ी हुई थी और आंखें नहीं थी। उसके मुंह का निचला जबड़ा गायब थी। ये देख ताऊजी डर के मारे वहां से बाहर भागने लगे। वैसे ताऊजी ब्राह्मण थे तो वो भागते हुए गायत्री मंत्र जपने लगे और जपते हुए घर के ओर तेजी से भागने लगे। घर पहुंचते ही उन्होंने ये सारी बातें अपने माँ को बताई। तब जाकर मेरी दादी ने तुरंत पूजा घर से पवित्र जल लाए और ताऊजी के माथे पर लगा दिए। उस रात ताऊजी ठीक से सो नहीं पाए, पर अगली सुबह ताऊजी ठीक हो गए। ये बात ताऊजी ठीक से समझ नहीं पा रहे थे कि वो नर्स कौन थी, लेकिन उस रात को ताऊजी कभी भी भुला नहीं पाए और उस दिन से ताऊजी कभी भी देर रात तक मिल पे नहीं रुके। ये बात 2007 की है, जब मैं गांव में पढ़ाई किया करता था। तब मैं 10वीं कक्षा में था। मेरे घर के पास पहाड़ के नीचे एक बड़ा सा मैदान था। एक दिन मैं और मेरे दोस्त हम सब वहीं बैठकर बातें कर रहे थे।
तो बातों ही बातों में हम सबने कहा कि आज हम सब मैदान पर ही सोएंगे, क्योंकि सुबह जल्दी ही उठना है और पहाड़ में जाकर लकड़ियां लाकर एक छोटा सा क्लब घर बनाएंगे, क्योंकि ऐसा सब गांव में है, सिर्फ हमारे गांव में नहीं है। बातों ही बातों में सबने मान गए। इसके बाद सारे लड़के अपने अपने घर चले गए और बोले कि आते हुए लकड़ी काटने के लिए और सोने के लिए कुछ लेते हुए आएंगे। सबने ठीक ऐसा ही किया। इसके बाद सब रात को मिलकर बिस्तर पे लेटकर बातें करने लगे कि क्लब घर कैसे बनाएंगे। इसी बातों ही बातों में कब आधी रात हो गई किसी को पता ही नहीं चला। कुछ देर बाद एक अजीब सी आवाज ने सबको बिस्तर से उठा लिया। वो आवाज कुछ ऐसी थी कि शायद कोई मदद मांग रहा था। वो चिल्ला रहा था कि बचाओ, कोई है, मुझे बचाओ। ये आवाज सुनकर मेरे सारे दोस्त मेरे तरफ देखने लगे, क्योंकि मैं ही था जो पहाड़ की तरफ मुंह करके सोया था। तब जाकर मेरे एक दोस्त ने कहा, जो कि तोतला था, उसने कहा भाई चलो देख कर आते हैं कि आखिर ये आवाज कहां से आई है। साथ ही उसने ये भी कहा कि हमारे पास तो हथियार भी है, हम इससे उसको बचा सकते हैं। उसकी ये बात पर मेरे सारे दोस्त मान गए और हम सारे उसी ओर बढ़ने लगे। आवाज और तेजी से सुनाई दी। हम जा ही रहे थे कि मेरे दोस्त ने कहा कि चलो भाई जल्दी चलो, हमें जल्दी पहुंचना होगा। हम सब जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहे थे। इसके बाद हम सब ठीक उसी जगह पर पहुंचे जहां से वो आवाज सुनाई दे रही थी। तो मेरे एक दोस्त ने कहा कि यहाँ से तो कोई आवाज नहीं आ रही है, कहीं वो मर तो नहीं गई। इसके बाद हम सब रुककर सोचने लगे कि कुछ ही देर के बाद फिर से वो आवाज आने लगी। आवाज सुनकर मेरे तोतले दोस्त ने फिर से मुझे कहा कि अरे वो तो जिंदा है। उसके इतना कहते ही वो आवाज हमें और जोर से सुनाई देने लगी। तब जाकर मेरे एक दोस्त ने कहा कि विकास, तुम तो पहाड़ों पर लकड़ियां लेने के लिए आते रहते हो, तुम्हें पता होगा कि किस तरफ जल्दी जाना होगा। मेरी दोस्त की बात पर मैंने कहा कि भाई इस तरफ मैं कभी नहीं आया, लेकिन इतना पता है कि उधर की तरफ ज्यादा घना जंगल है। वैसे तो किसी को इस बात का एहसास भी नहीं था कि कुछ तो पूरा होने जा रहा है। बातों ही बातों में मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा कि भाई मुझे तो बहुत डर लग रहा है, क्योंकि मेरे पिताजी ने एक बार बताए थे कि उस घने जंगलों में एक यक्षिनी रहती है जिसे गांव के कुछ लोगों ने देखे थे। उसने ऐसा कहा ही था कि हम सारे दोस्तों ने वहां रुक गए। वैसे हमने पहाड़ का तो आधा रास्ता पार कर लिया था, लेकिन सबको ही अचानक डर लगने लगा। पर हैरानी की बातें तो ये थी कि कोई जा नहीं रहा था। थोड़ी ही देर के बाद वहां पर हवाएं चलने लगी और पेड़ पौधे हिलने लगे। उसी समय अचानक एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जिसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। मेरे एक दोस्त ने तुरंत टॉर्च के रोशनी से ऊपर की तरफ देखा। वहां किसी ने जोर से एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदा और कहीं गायब हो गया। ये देखकर मेरे एक दोस्त ने कहा कि भाई मैं तो आगे नहीं जाऊंगा, काफी डर लग रहा है। इसके कुछ ही देर के बाद वो लड़की की आवाज दोबारा सुनाई दी। तब जाकर मेरे दोस्त ने फिर से कहा कि वो जरूर उस यक्षिनी ही है, वो हमें फंसा रही है, तुम जाओ, मुझे मरने का शौक नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ मेरे दोस्त कहने लगे कि चलो भाई हम चलते हैं। वैसे भी नीचे की तरफ एक गांव है, हम वहां जाकर इस लड़की के बारे में बता देंगे। इसके बाद वो जो करे। हम आपस में बात कर ही रहे थे कि अचानक हमें जोर से हंसने की आवाज सुनाई दी।
सच कहूं तो वो आवाज बड़ी डरावनी सी थी। ये सुनकर हमारा एक दोस्त तुरंत नीचे की तरफ भागने लगा। देखते ही देखते वो कब नीचे चला गया किसी को कुछ पता ही नहीं चला, और नीचे जाकर चिल्लाने लगा और सबको कहने लगा कि भाइयों, तुम लोग वहां क्यों खड़े हो मरने के लिए? जल्दी से नीचे आ जाओ, मैं तो चला। हमने अपने दोस्त की बात सुनी तो हम भी नीचे की तरफ भागने लगे। हम थोड़ा सा नीचे की ओर चल ही रहे थे कि अचानक ऊपर से किसी की आवाज आई। वो कह रहा था, तुम लोगों की किस्मत अच्छी, तुम मेरे इलाके तक नहीं आए, यहाँ से वापस आ रहे हो, वरना आज तो तुम्हें से कोई भी जीता नहीं बचता। इतना सुनते ही कोई भी वहां पर खड़ा नहीं रहा। सबके सब वहां से तुरंत भागने लगे। उस बीच सबके सब बड़ी हड़बड़ाहट में भाग रहे थे। किसी तरह हम सभी लोग जैसे तैसे नीचे पहुंचे। नीचे पहुंचकर हमने चैन की सांसें ली और अपने तोतले दोस्त को कहा कि आज तो तूने हम सबको बचा लिया। इसके बाद हम सभी अपने अपने घर जाने का फैसला किया। उस दिन का डर हमारे अंदर इतना था कि उस दिन के बाद हम कभी भी देर रात को मैदान नहीं गए। वैसे आज मेरी उम्र 28 साल की हो गई है, पर मैं आज भी जब भी गांव जाता हूँ तो मैं रात के समय कभी भी पहाड़ के पास नहीं जाता।